वेलकम बैक टू अर्थ डी इंडियन। देखो लास्ट वीडियो में मैंने पूरी गॉड वैली को एक्सप्लेन किया था एंड उस वीडियो को लगभग 1 महीना हो चुका है एंड उसमें ऑलमोस्ट 4000 व्यूज आ चुके हैं, जो शायद से ज्यादा ना हो लेकिन मेरे लिए कम भी नहीं है। एंड अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में क्लिक करो एंड जस्ट एंजॉय द वीडियो। और इस वीडियो में हम रॉक्स के गिरने के बाद स्टोरी में क्या क्या हुआ उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और वीडियो के एंड में थोड़ी पर्सनल बातचीत भी होगी, तो वहां मिलते हैं। लेकिन उससे पहले लेट्स स्टार्ट। आफ्टर फाइटिंग विद रोजर एंड गाप, रॉक्स जमीन पे गिर चुका होता है लेकिन वो अभी मरा नहीं होता। तीनों रॉक्स, गाप एंड रोजर जमीन पे पड़े होते हैं ऑलमोस्ट 1 HP। तभी वहाँ पे गार्लिंग, मफी एंड सोमर्स की एंट्री होती है। रॉक्स जो वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके गाप एंड रोजर को कहता है भागो, तुम्हें जीना होगा। और हाँ एक बात और, थैंक्स मुझे रोकने के लिए। इसके बाद गार्लिंग रॉक्स के साथ वही करता है जो उसने अपनी पत्नी के साथ किया था, सीधा अपनी स्वॉर्ड रॉक्स पे घुसा देता है और यही होता है रॉक्स का दी एंड। फिर सीन शिफ्ट होता है रेली एंड गबन पे, जो गाप और रोजर को उठा के वहाँ से भाग लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरी गॉड वैली धीरे धीरे पानी में डूब जाता है और सारी जगह फॉग में कहीं खो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम रोजर पायरेट्स को देखते हैं जहाँ पर रोजर को होश आ चुका होता है और पूरा क्रू ट्रेजर चेस्ट खोलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तभी एक चेस्ट से कुछ आवाज आती है और जैसे ही रोजर उसे खोलता है अंदर से निकलता है शैंक्स। एंड दूसरी तरफ पूरी दुनिया में मॉर्गन अपने न्यूज़पेपर के थ्रू ये खबर फैला देता है कि रॉक्स मारा जा चुका है और इस सब के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है एंड वो है मंकी डी कार्प। नेवी हेडक्वार्टर्स में गाप ये न्यूज देख कर न्यूज़पेपर ही फाड़ देता है एंड बोलता है मॉर्गन के बच्चे रुक जा। तभी सेनगोकू गाप को शांत होने के लिए बोलता है क्योंकि इसमें मॉर्गन की गलती नहीं है। बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट मॉर्गन को पैसे देती है एडिटेड न्यूज चलाने की और वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड मरीन्स मिला के इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स है। एंड सेनगोकू बोलता है कि हर किसी के एक्शंस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है एंड अगर टॉप पे बैठे लोगों के कांड मुझे पता चल भी जाए तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। ये सुनते ही गाप सेनगोकू पे टूट पड़ता है। लिटरली दोनों एक दूसरे को मारते मारते भूत बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे गाप का मानना ये होता है कि उन्हें प्रमोशंस नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो फिर डायरेक्टली इमू के अंडर आ जाएंगे, जो काफी गलत बात है। वहीं सेनगोकू का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि चाहे नीचे से कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, किसी की भी आवाज में तभी वजन होता है जब हम टॉप पे पहुंचते हैं। गाप सेनगोकू को बोल देता है अगर तू भी करप्ट हुआ तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार दूंगा एंड सेनगोकू मुस्कुरा के बोलता है दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। फिर सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ में। यहाँ पे हमें लोकी के फ्लैशबैक्स में भी लोकी के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं उस टाइम के जब रॉक्स जिंदा था। छोटा रोकी बार बार रॉक्स के पास जाता है इस उम्मीद से कि वो उसे अपना क्रू ज्वाइन करने देगा, लेकिन रॉक्स उसे बार बार मना कर देता है एंड बोलता है जिसे मैं अपने क्रू में लेना चाहता हूँ वो मुझे मुंह भी नहीं लगाता। और एक साइड ये बच्चा है जो मेरे पीछे पड़ गया है। जिसके बाद लोकी रॉक्स को निका कह के बुलाता है और बोलता है कि निका वो है जो हंसते हंसते पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड रॉक्स साफ मना कर देता है एंड बोलता है मेरा प्लान इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है, मेरा प्लान है इस वर्ल्ड पे राज करने का और अगर कोई इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो तेरा बाप है। फिर रॉक्स खड़ा हो जाता है एंड लोकी को बताता है गैलीला जायंट्स के बारे में जो इतने पावरफुल है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक आदमी कमांड कर सकता है एंड दैट इज हेराल्ड। रॉक्स बोलता है सोच अगर हेराल्ड और मैं टीम अप कर ले तो हमें रोकेगा कौन। लोकी एक्साइटेड होकर बोलता है तो कर लो ना, पॉप्स आपके साथ क्यों नहीं आते। एंड रॉक्स का सिर्फ एक जवाब होता है दैट इज लव। एंड रॉक्स लोकी को बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता हेराल्ड मुझे कितने बार मना करे, 100 बार 200 बार, मैं फिर भी वापस आता रहूंगा। एंड ये सब सोचते हुए लोकी रॉक्स की डेथ की न्यूज पढ़ रहा होता है एंड वर्ल्ड में कहीं दूसरी तरफ हेराल्ड एक जायंट को कुत्तों की तरह मार रहा होता है क्योंकि वो जायंट ह्यूमंस को तंग कर रहा होता है एंड मारते मारते हेराल्ड खुद रो पड़ता है क्योंकि उसे वो दिन याद आ रहा होता है जब रॉक्स ने मरने से पहले हेराल्ड से भीख मांगी थी मदद की, लेकिन एल्बाफ के लिए हेराल्ड ने उसे छोड़ दिया। तो अब प्लेज लेता है कि वो अब किसी भी ऐसे जायंट को नहीं छोड़ेगा जो बुरा काम करे और एल्बाफ की वर्ल्ड गवर्नमेंट की मेंबरशिप के बीच में आए। दूसरे साइड नेवी हेडक्वार्टर्स में मंकी डी ड्रैगन, जिसे उसके कारनामों के कारण जेल में डाल दिया होता है, तभी वहाँ पे गार्प आता है एंड ड्रैगन गाप को बोल देता है कि वो नेवी छोड़ देगा एंड गाप को पूछता है कि व्हाट अबाउट यू। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि गाप नेवी नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसके कंधों पे पूरी नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन फ्लीट एडमिरल से भी ज्यादा। तो सिंपली कुछ नहीं कहता एंड ड्रैगन को फ्री कर देता है। दूसरी साइड हेराल्ड निकल पड़ता है एल्बाफ से मरीन फोर्ट की तरफ एंड वहाँ पे टोटल सरेंडर कर देता है इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड अपने दोनों हंस तोड़ के वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने रख देता है एंड बोलता है इज रेडी टू बिकम अ स्लेव। फिर सीधा 5 साल बाद कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी चीज दिखी है एंड वो बहुत ह्यूज है जो कि धुएं से निकलती है एंड वहीं इंपल डाउन में भी कुछ पायरेट सेम चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो चीज इंसान के शेप की है एंड पलक झपकते ही उस बंदे ने इनके शिप को डुबा दिया और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा है हेराल्ड। तो बेसिकली हेराल्ड यहाँ पे शेडोज में वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी के लिए काम कर रहा है जहाँ पे उसे ऐसे काम मिलते हैं लाइक डिस्ट्रॉइंग पायरेट्स। एंड दूसरे साइड काइडो, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम एंड बाकी के बचे हुए रॉक्स पायरेट्स जिन्होंने अपने खुद के क्रू बना दिए, उनके बीच टेरिटरीज के लिए फाइट कॉमन थी, लेकिन वहीं एक क्रू था जिसने वो काम किया दैट वाज इम्पॉसिबल, जो है पूरे वर्ल्ड को नेविगेट करना एंड वो था किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रोजर का क्रू एंड जिसके कुछ
ही टाइम बाद रॉजर ने सरेंडर कर दिया। एंड जैसे हमें पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पावर का डिस्प्ले करने के लिए रॉजर का पब्लिक एग्जीक्यूशन करा था, लेकिन ये चीज उन्हें काफी महंगी पड़ी। एंड इस टाइम पे नेवी ने काफी सारे जायंट्स को रिक्रूट कर लिया एंड हेरल्ड उसे भी कुछ हद तक वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा उसे लगता था। रुको आगे बताता हूँ ऐसा क्यों। फिर आगे जाके उसे शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि ये टैटू है जिसके 3 लेवल होते हैं। शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर सा है, फिर आते हैं डीप सी कॉन्ट्रैक्ट एंड डीप सी कॉन्ट्रैक्ट जो कि उन्हें मिलते हैं जो पूरी तरह से ईमू के अंडर आ गए होते हैं। एंड अभी टोटल 13 लोगों के पास ये वाली सील है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिशरमैन आइलैंड्स का सीन, जहाँ पे जामुन एंड हेरल्ड की दोस्ती इतनी डीप है कि इन दोनों ने अपने बच्चों का रिश्ता फाइनल कर दिया। एंड द फैक्ट इज अभी प्रिंसेस को पैदा होने के लिए 4 साल है एंड उसकी शादी लोकी से फिक्स हो चुकी है। लेकिन कोई नहीं, फिर वापस एल्बाफ का सीन, जहाँ पे हेरल्ड सोल को एक जगह देता है टू ओपन अ स्कूल इन एल्बाफ। फिर कुछ टाइम बाद प्रेजेंट से 15 साल पहले, याद है ना जब बोआ हैंकॉक को फिशर टाइगर ने बचाया था, बट यहाँ पे रिवील होता है सिर्फ फिशर टाइगर ने नहीं, लेकिन आकागामी शैंक्स ने भी उन्हें बचाया था। एंड पूरे मरीजुआ में ये बात फैल जाती है किसी ट्रेटर ने सारे स्लेव्स को भगा दिया है, लेकिन नो वन नोस कि वो कौन है। जिसके बाद गार्लिंग हेरल्ड को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने छोटे बेटे शैंक्स से। एंड हेरल्ड को यह चेहरा कहीं देखा देखा लगता है, लेकिन उसकी बात को बीच में काट के शैंक्स कहता है ज्यादा मुंह मत चला, मेरे साथ ज्यादा फैमिलियर होने की जरूरत नहीं एंड मैं तुझसे पहले गॉड नाइट बन जाऊंगा। जिसके बाद फाइनली वी गॉट टू सी शैंक्स एंड शैमरॉक आमने सामने। शैंक्स एक्टिंग करते हुए कहता है कि जिसने भी स्लेव्स को छुड़ाया उस ट्रेटर को मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड शैमरॉक बोलता है थम जा भाई, तुझे चोट लगी है, पहले हील हो जा। फिर शैंक्स बोलता है तुझे नहीं पता मेरी फीलिंग्स, मेरी लाइफ के ऑलमोस्ट 24 साल वेस्ट हो चुके हैं। एंड भाई ये शैंक्स शैमरॉक का सही से काट रहा होता है, और हाँ इस टाइम पे शैंक्स 24 साल का है, दैट मीन्स हमारा लूफी अभी 4 साल का है। हाँ तो बैक टू द स्टोरी, फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है ईडा जिसकी तबीयत काफी खराब है ड्यू टू अननोन रीजंस एंड डॉक्टर्स उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बस की नहीं है। सीन काफी इमोशनल है, लेकिन बार के बाहर लोकी कुछ मीट लेके आता है फॉर ईडा एंड बोलता है उस बुढ़िया के लिए इसको पकाओ एंड उसको खिलाओ ताकि वो फिर ये बार खोले, क्योंकि ये मेरा फेवरेट हैंग आउट स्पॉट है। एंड दूसरी साइड हजरुद्दीन निकल पड़ता है एल्बाफ से बाहर डॉक्टर्स को लाने टू सेव ईडा। यहाँ पे ईडा के दोनों बेटे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हाँ आई नो लोकी उसका बेटा नहीं है, लेकिन ईडा ने बचपन से ही लोकी को पाला होता है थोड़ा बहुत, तो समझ जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है अल्कोहल विलेज में, जहाँ पे लोकी पैदा हुआ था। ये लोकी की रियल माँ एस्ट्रिड का गाँव है एंड वहाँ लोकी को पता चलता है कि उन लोगों ने ईडा को जहर दिया था एंड ईडा बचने नहीं वाली क्योंकि जहर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड लोकी ये सुन के बौखला जाता है एंड कहता है मुझे याद है जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने मुझे रेल्म ऑफ डेड में फेंक दिया था, मुझे बस ये बता ईडा सच में तो नहीं मरेगी ना, शी इज द ओनली मदर आई हैव एवर नोन। एंड इसी के साथ वो एस्ट्रिड के पूरे विलेज को खत्म कर देता है एंड उन लोगों को जान से मार देता है। एंड इसी टाइम के आसपास पूरे वर्ल्ड ने धीरे धीरे जायंट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, चाहे बात हो जायंट मरीन्स की या फिर एल्बाफ के सी फूड की, सब चीजें काफी पॉपुलर हो चुकी थी। एंड इससे सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो है हेरल्ड। हेरल्ड एल्बाफ में सबको बता देता है कि हम फाइनली मेंबर नेशन बन जाएंगे एंड मेरे हिसाब से हमें बहुत सारे शिप्स बनाने चाहिए ताकि हम अपने एलाइज नेशंस को विजिट कर पाए। वहीं स्कूल में बच्चा फाइटिंग के बारे में नहीं लेकिन बुक्स और खेलने कूदने पे फोकस करने लगे थे। हेरल्ड सोल को थैंक्स बोलता है, सोल बोलता है ये सब तो ठीक है लेकिन शायद से हमें अपने रूट्स को भूलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत फाइट करना सीख लेना चाहिए। लेकिन हेरल्ड कहता है वो मिलिट्री पावर में नहीं मानता क्योंकि ये सब उसे ईडा ने सिखाया था। एंड फिर हमें पता चलता है कि ईडा इज एक्चुअली डेड राइट नाउ। एंड फिर हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं ईडा एंड हेरल्ड के। एंड भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हेरल्ड एंड ईडा के बीच की बातें एक्सप्लेन करूं कि नहीं, क्योंकि वो काफी इमोशनल भी है एंड इससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो एक तरीके से चलो उससे आगे बढ़ते हैं। ईडा के मरने के बाद उसे हर कोई लास्ट विजिट करने आता है इंस्टेड ऑफ वन पर्सन एंड दैट इज लोकी, जिसे इस टाइम पे जेल हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी रियल माँ एस्ट्रिड के पूरे विलेज को जला दिया। एंड इसके बाद स्टोरी कुछ और आगे बढ़ती है, लगभग 1 साल हो जाता है। वेरिसोआ में शैंक्स मिसिंग है एंड ये वही दिन होता है जब शैंक्स को प्रमोशन मिलने वाला होता है, जहाँ पे उसे डीप सी सील मिलेगी, लेकिन वो यहाँ से गायब हो चुका है। एंड उसके जस्ट बाद जिसका नंबर आता है वो है हेरल्ड। तो पांचों एल्डर्स हेरल्ड को थ्रोन रूम ले जाते हैं, जहाँ पे हेरल्ड कंफ्यूज हो जाता है देख के एम्प्टी थ्रोन, जो कि ऑफ कोर्स एम्प्टी नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर ईमू बैठा है। एंड यहाँ पे हेरल्ड को नई सील मिल जाती है जिससे उसे अपने अंदर नई पावर्स फील होने लगी है। एंड जुपिटर कंफर्म कर देता है कि दिस इज द पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी। एंड गांधी जी बोलते हैं हेरल्ड एक मॉन्स्टर बन चुका है। ईमू हेरल्ड को बोलती है या बोलता है अब से तू इमॉर्टल नाइट है जो सिर्फ ईमू के सामने झुकेगा एंड जा और एल्बाफ में पेंटाग्राम ड्रॉ कर, दैट विल मार्क द बॉन्ड बिटवीन अस। जिसके बाद हेरल्ड बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी विश पूरी हुई एंड उसका फाइनल मिशन है पेंटाग्राम ड्रॉ करने का। लेकिन जैसे ही वो एल्बाफ में पेंटाग्राम ड्रॉ करता है उसे ईमू की आवाज सुनाई देने लगती है। एंड यहाँ पे ईमू हेरल्ड को ऑर्डर करता है पूरे नेशन को मोबिलाइज करने के लिए एंड एक ग्रैंड आर्मी बनाने के लिए जो जायंट वॉरियर से बने हो। एंड वो
जाइंट वॉरियर फ्लीट काम करेगा अलोंगसाइड मरीन्स। हेरल्ड बीच में बात काट के बोलता है होल्ड ऑन, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ एल्बाफ को नॉन वायलेंस की तरफ ले जाने का, लेकिन ईमू हेरल्ड को बोलती है कि तूने वादा किया है एल्बाफ के कर्मों की सजा अपने ऊपर लेगा, इवन मेरा स्लेव बन के। एंड हेरल्ड बोलता है लेकिन वो मैंने सिर्फ अपनी बात करी थी। ईमू चिल्ला के बोलती है ये बर्डन इतना भारी है कि तू अकेला इसे नहीं संभाल पाएगा एंड तू मुझे डिसोबे नहीं कर सकता। जो भी डीप सी सील के अंदर आता है उन्हें इमॉर्टैलिटी तो मिलती है, लेकिन ये पावर किसी कॉस्ट के साथ मिलती है एंड दैट इज टोटल ओबीडियंस। सो तू मेरी ऑर्डर्स मानेगा रिगार्डलेस ऑफ योर ओन विल। एंड इस पॉइंट पे हेरल्ड समझ जाता है कि उसका बहुत बुरा कटा है। वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि उसे चेन से बांध ले एंड जल्दी से जरूरन उसके दोनों बेटों को यहाँ बुलाए। गार्ड्स बोलते हैं कि इस टाइम पे हजरुद्दीन एल्बाफ के बाहर है एंड लोकी वो अभी जेल में। तो हेरल्ड ऑर्डर करता है कि लोकी को जल्दी से रिलीज करो। एंड एल्बाफ की दूसरे साइड शैंक्स एंड गबन के बीच में कुछ बातचीत होती है एंड गबन शैंक्स को बताता है अबाउट एस जो कि कैप्टन रॉजर का बेटा है एंड ये चीज उसे गाप ने बताई थी कुछ टाइम पहले। एंड शैंक्स हंसते हंसते इसको अपना छोटा भाई मान लेता है। मीनवाइल कैसल में हेरल्ड अपने गार्ड्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसको उसकी खुद की बॉडी पे कुछ कंट्रोल नहीं होता बिकॉज ऑफ डीप सी सील। एंड हेरल्ड के दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एल्बाफ एंड उसके सिटीजन्स बस एक वेपन बन जाएंगे। हेरल्ड के सामने उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होती है, जहाँ पे उसकी लाइफ के 144 साल का एट द एंड कुछ मतलब ही नहीं होता। सो वो ऑर्डर देता है अपने आदमियों को टू किल हिम। एंड इस पॉइंट पे लोकी एंड जरूल भी कैसल में पहुंच चुके हैं। सारे गार्ड्स अपने वेपन हेरल्ड पे घुसा देते हैं, बट सरप्राइज हेरल्ड को कुछ भी नहीं होता बिकॉज वी ऑल नो दैट ही इज इमॉर्टल राइट नाउ। हेरल्ड गार्ड्स को पटक पटक के मारता है एंड मनी मन में ये भीख मांग रहा होता है कि कोई उसे मार दे। दूसरे साइड शैंक्स गबन को बताता है कि वो हेरल्ड से मिलने आया है, क्योंकि जब वो उसे लास्ट टाइम मिला था तो उससे ढंग से बात नहीं कर पाया था, क्योंकि मरीजुआ में ईमू उन पे नजर रखती है बिकॉज ऑफ शैलो सी मार्क जो शैंक्स के हाथ में भी है। देखो शैंक्स के हाथ में शैलो सी मार्क एंड इस टाइम पे हेरल्ड के हाथ में डीप सी मार्क। तो ईमू हेरल्ड को तो कंट्रोल कर सकती है लेकिन अभी शैंक्स को नहीं। एंड यही मेन रीजन था कि शैंक्स मरीजुआ से गायब हो गया था, क्योंकि उसे वो मार्क नहीं चाहिए था। हाँ, तो फिर शैंक्स बताता है कि हेरल्ड काफी खुश होगा गॉड्स नाइट बन के, क्योंकि उससे उसे एल्बाफ को मेंबरशिप सिक्योर हो सकती है, बट इसका काफी बड़ा रिस्क है। उसे नया मार्क मिलेगा जो कि एट द प्रेजेंट मिल चुका है, जिससे हेरल्ड को इनह्यूमन स्ट्रेंथ एंड इमॉर्टैलिटी मिलेगी जो कि इन प्रेजेंट मिल चुकी है, प्लस एक और एबिलिटी मिलेगी जिससे काफी बड़े डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एबिस पेंटाग्राम जो कि एट द प्रेजेंट उसने बना दिया है एल्बाफ में। लेकिन इसके बदले ईमू की आवाज उस बंदे को हमेशा सुनाई देगी जो कि एट द प्रेजेंट सुनाई दे रही है। एंड हेरल्ड उसका कोई भी ऑर्डर डिसओबे नहीं कर पाएगा जो कि एट द प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। एंड इन्हीं बातों के बीच में कैसल से कॉन्करस आके निकल जाती है, जहाँ पे हेरल्ड एंड लोकी का क्लैश हो चुका है एंड लोकी हेरल्ड को रोकने की पूरी कोशिश करता है, बट हमें पता है कि ये नहीं होने वाला। जरूर एंड लोकी हेरल्ड को पकड़ लेते हैं। हेरल्ड उन्हें सब एक्सप्लेन कर देता है। हेरल्ड उन्हें एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता है कि उसे कैसे धोखा मिल चुका है। एंड वो लोकी को बोलता है कि एल्बाफ का फॉरबिडन डेविल फ्रूट खा ले एंड उसकी हेल्प से मुझे मार दे एंड एल्बाफ के लोगों का हीरो बन जा। एंड एल्बाफ के लोगों का हीरो बन के एल्बाफ पे रूल करना। लोकी जल्दी से भागता है टुवर्ड्स दैट रूम, लेकिन अगेन ईमू हेरल्ड पे कंट्रोल कर लेता है एंड जरूर के सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता एंड कहता है वो फ्रूट मेरा है एंड लोकी के पीछे भागने लगता है। तभी यहाँ पे एंट्री मारते हैं शैंक्स एंड गबन जो हेरल्ड पे अटैक कर देते हैं, जिससे हेरल्ड जमीन पे गिर जाता है, बट अगले सेकंड हेरल्ड फिर से खड़ा हो जाता है। दूसरे साइड लोकी फाइनली ट्रेजर रूम पहुंच जाता है एंड वहाँ पे रखी है चेस्ट जिसके अंदर है वही फॉरबिडन डेविल फ्रूट, लेकिन चेस्ट के बगल में एक हैमर भी रखा हुआ है, दैट इज रैग्नीर। एंड जैसे ही लोकी थोड़ा क्लोज इन करता है, रैग्नीर खुद से उड़ के लोकी पे अटैक कर देता है और जैसे तैसे लोकी उस अटैक को डॉज कर देता है। उसे लगता है रूम के अंदर कोई है जिसने उसे हैमर फेंक के मारा है, तो उस रूम में फिर जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो सोचता है छोड़ो, जल्दी से फ्रूट खाओ एंड अपना काम करो, लेकिन वो तभी पीछे देखता है जहाँ पे वो हैमर जिसका नाम रैग्नीर है वो गिरा होता है, वहाँ की जमीन टूटने लगती है। फिर हेरल्ड एक्सप्लेन करता है अबाउट रैग्नीर एंड बताता है लोकी इतने से नहीं होगा, इस डेविल फ्रूट को इतनी जनरेशन से किसी ने नहीं खाया, इसलिए नहीं कि कोई इसे खाना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी रक्षा रैग्नीर कर रहा है, बट एट माई करंट स्ट्रेंथ हो सकता है मैं रैग्नीर को भी हरा दूं। बट उससे पहले ही गबन एंड शैंक्स दोबारा से हेरल्ड पे अटैक कर देते हैं, जहाँ पे गबन शैंक्स को एक्सप्लेन करता है कि वो हेरल्ड को कैसे हरा सकते हैं एंड द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ कॉन्करर ज़ाकी। तो प्लान ये है कि बार बार हेरल्ड पे अटैक करते रहो कॉन्करर ज़ाकी से जब तक वो खुद ना हार जाए। शैंक्स बोलता है लेकिन तुम्हें गॉड नाइट्स को हराने के बारे में इतना कैसे पता है? एंड गबन रिवील करता है कि मुझे याद भी नहीं है कि कितने बार वो लोग आए थे तेरे को लेने के लिए एंड हर बार हम उन्हें मार के भगा देते थे। एंड मैं तो सरप्राइज हूँ कि ऐसी फाइटिंग फोर्स जो ओरिजिनेट करती है होली लैंड से एंड उसके मोस्ट ऑफ द सेलेस्टियल ड्रैगन्स यूजलेस है। जिसके बाद हेरल्ड दोबारा से अटैक करने लगता है गबन एंड शैंक्स पे एंड थोड़े दूर लोकी समझ जाता है कि हैमर नॉर्मल नहीं है। हैमर दोबारा हवा में उड़ता है एंड लोकी पे अटैक कर देता है एंड लोकी का हैमर एंड रैग्नीर में क्लैश हो जाता है, जिससे लोकी के हैमर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड रैग्नीर दूर जाके गिरता है। एंड अगले पैनल में हम देखते हैं रैग्नीर असल में एक स्क्वेरल है जिसके बारे में करंटली और कुछ नहीं बताया गया। एंड वहीं दूसरे साइड गबन एंड शैंक्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं हेरल्ड के अगेंस्ट, जहाँ पे गबन
वन बताता है ऑनेस्टली उसने अभी तक कॉन्करर्स हाकी वाले सेलेस्टियल ड्रैगन से फाइट नहीं करी है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है चेस्ट वाले रूम में स्क्वायरन ने लोकी को परमिशन दे दी होती है टू ईट दैट डेविल फ्रूट एंड लोकी कन्वर्ट हो जाता है एक मॉन्स्टर में जिसका अभी सिर्फ एक हाथ दिखाया गया है क्योंकि बाकी सब अभी भी सिलुएट में है। जिसके बाद लोकी बाहर आता है एंड हरल्ड को कुत्तों की तरह मारता है एंड वी सी हरल्ड की बॉडी पे पंजों के निशान है। लोकी हरल्ड को इतना मारता है कि हरल्ड फाइनली होश में आ जाता है। जिसके बाद हरल्ड एंड लोकी के बीच में होती है लास्ट कॉन्वर्सेशन जहाँ पे लोकी हरल्ड को पूछता है कि तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा था ना, एंड हरल्ड बताता है नॉट एग्जैक्टली, वो चीज मेरे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रही थी एंड मैं अपने आप को भगवान समझने लगा था। एंड लोकी तेरे अंदर वो है जो एल्बाफ को लीड कर सकता है एंड अब टाइम आ गया है, वो चीज मेरे को फिर से कंट्रोल में लेने वाली है, उससे पहले तू मुझे खत्म कर दे। एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू थैंक यू अबाउट ईडा। एंड इन फाइनल पैनल लोकी हरल्ड पे रैग्नीड से अटैक करता है एंड वो इतना तगड़ा अटैक होता है कि हरल्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड इसी के साथ हरल्ड का भी एंड हो चुका है एंड हरल्ड के एंड के साथ ही इस वीडियो का भी एंड होता है। एंड फाइनली हमने कॉट अप कर लिया वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के साथ। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक रेगुलर चैप्टर एक्सप्लेनेशंस आएंगी। और हाँ, वो बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो भाई बात ऐसी है कि काफी लोग पूछ रहे थे कि 30 दिन से मैंने एक भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी है, एंड द रीजन इज कॉपीराइट स्ट्राइक। तो देखो इस चैनल पे मैं वन पीस के अलावा कुछ भी अगर पोस्ट करूं, चाहे वो जुजुत्सु काइसेन हो या फिर लुकिज्म की मांगा, दोनों चीजों पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं वन पीस के साथ साथ क्या चीज कंटिन्यू करूं एंड इसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ भी पता है तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो योर बेस्ट पार्ट, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इसका अगर पहला पार्ट देखना है तो वो भी देख के आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।